हेलो नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या जोन पर। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के अंदर जल संरक्षण की कौन सी विधियां काम में ली जाती हैं, कौन सी तकनीकें काम में ली जाती हैं, कौन सी यहाँ पर सिंचाई परियोजनाएं आपके चल रही है जो महत्वपूर्ण है। इन सभी टॉपिक से पूछे गए PYQ की हम बात करेंगे, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात करेंगे जो पिछली भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए हैं, चाहे रीट हो चाहे RPSC के हो। और ज़्यादातर फोकस है वो हमारा रहता है कर्मचारी चयन बोर्ड के प्रश्नों पर, ताकि आपका एग्जाम है वो भी कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा ही करवाया जा रहा है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखते हुए ये क्लास लाई जा रही है। पिछली क्लास में हमने बांध जो राजस्थान के हैं उनसे बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की PYQ की बात की थी कि किस प्रकार के प्रश्न उससे बने हैं। आज अपन जल संरक्षण विधियाएं तकनीकों की बात करेंगे, फिर सिंचाई परियोजनाओं की बात करेंगे और इनसे बनने वाले प्रश्नों की बात करेंगे। अगली क्लास में सिंचाई परियोजना की और एक क्लास आएगी, उसमें और बात करने वाले इनसे बनने वाले प्रश्नों की। तो चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने है। रीट 2011 में पूछा हुआ प्रश्न है कि वर्षा जल संरक्षण लाभप्रद है। वर्षा जल संरक्षण है वो किस प्रकार लाभप्रद है, ये प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है रीट 2011 के अंदर। तो यहाँ पर आपको बताना है कृषि के लिए, जल विद्युत के लिए, भूमिगत जल स्तर में सुधार के लिए, सिंचाई के लिए। तो यहाँ पर बात करें तो वर्षा जल संरक्षण है वो मुख्य रूप से किसके लिए लाभप्रद होता है? भूमिगत जल स्तर में सुधार के लिए। वर्षा जल संग्रहण के अलग अलग तरीके होते हैं, जैसे छत का पानी है वो इकट्ठा किया जाता है जिसको रूफटॉप सिस्टम कहते हैं, भूमिगत टैंक हो सकते हैं, खड़ीन, तालाब, अलग अलग विधियां होती हैं। तो पहला प्रश्न का उत्तर हो गया सी ऑप्शन। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी संरचना तालाब का छोटा रूप है जो अधिकांशतः पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है? तालाब का छोटा रूप है और पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। तो झील, झील तो क्या होती है? बड़ी होती है। बेरी, ये भी बड़ी होती है। छोटा रूप क्या होता है? नाडी, नाडी है, छोटा रूप है। खड़ीन भी अलग है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एनिमल अटेंडेंट 2024 में पूछा हुआ प्रश्न है। किसमें? एनिमल अटेंडेंट में पूछा हुआ प्रश्न है, ध्यान रखें। आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया? सी ऑप्शन यहाँ पर भी आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो गया। अगला प्रश्न आपके सामने है। रीट 2015 में पूछा हुआ प्रश्न है, फॉरेस्ट गार्ड 2022 में रिपीट हुआ है प्रश्न। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में जल संरक्षण की परंपरागत विधि नहीं है? राजस्थान में जल संरक्षण की परंपरागत विधि कौन सी नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बताइए, देखें कौन सी नहीं है। नाली, नाडी, टोबा, जोहड़। तो बताइए कौन सा होगा? नाडी। कौन सा उत्तर हो जाएगा? नाडी। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर होगा, जो कि आपके क्या है? ये आपके जल संरक्षण की विधि नहीं है। तो नाडी क्या है? नाडी आपको पता होगा कि जोधपुर में ये बनाई गई थी। और जोधपुर में क्यों बनाई गई थी? तो ये बनाई गई थी अकाल राहत कार्य हेतु। अकाल राहत कार्य हेतु ये बनाई गई थी। किसमें? अकाल राहत कार्य के दौरान इसका निर्माण करवाया गया था। और सबसे पहले इसका निर्माण किसने करवाया? तो सबसे पहले इसका निर्माण करवाया गया था राव जोधा के द्वारा। किसके द्वारा? राव जोधा के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। ये बात आपको ध्यान में रखना है। और इसी के साथ आप ध्यान रखें कि सर्वाधिक नाडियां हैं। नाडी एक है और बहुत सारी हो जाए तो नाडियां। तो सर्वाधिक नाडी या नाडियां की बात करें तो सर्वाधिक नाडियां कहाँ पर है? जोधपुर में ही है। कहाँ पर है? जोधपुर में। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखें। यहाँ पर कहा जा रहा है टोबा, झालरा व बेरी किससे संबंधित हैं? प्रश्न पूछा गया कि ये क्या है। मुख्य रूप से ऐसा ही पूछा जा रहा है कि ये क्या है, ये क्या चीज है? पशुपालन से संबंधित है, जल प्रबंधन से संबंधित है, कृषि विपणन से संबंधित है, ग्रामीण रीति रिवाज है। तो ये क्या है? तो ये सारे के सारे जल प्रबंधन है। क्या किससे संबंधित है? जल प्रबंधन संबंधित है। आपको ध्यान में रखना है कि राजस्थान में जल प्रबंधन के लिए क्या क्या तकनीकें अपनाई जाती हैं। किसके लिए? जल प्रबंधन के लिए। तो यहाँ पर अपन बात करें अगर जल प्रबंधन की राजस्थान में, तो आपको मुख्य रूप से ध्यान रखना है कि यहाँ पर जल प्रबंधन के लिए झीलें भी पाई जाती हैं। झीलें बनाई गई वो भी जल प्रबंधन के लिए बनाई गई। इसके अलावा नाडी की बात हमने की। नाडी के अलावा यहाँ पर तालाब होते हैं, बावड़ी होती हैं। क्या होती हैं?
बावड़ी, इसके अलावा टांका होता है। क्या होता है? टांका, जिसको कुंड भी कहा जाता है। छोटा टांका होता है, उसे कुंड कहा जाता है। ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें तो टोबा होता है, इसमें खड़ीन होती है। ये सारी की सारी जो शब्द आपको दिख रहे हैं, ये आपके क्या है? जल संरक्षण की विधियां हैं, तकनीक हैं। खड़ीन की बात करें तो खड़ीन आपको मुख्य रूप से जैसलमेर में देखने को मिलेगी। कहाँ पर? जैसलमेर में। और जैसलमेर में भी किसके द्वारा निर्मित है? तो ये पूछा जाता है कई बार। तो ये बनवाई थी पालीवाल ब्राह्मणों ने। किसने बनवाई? पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा इसका निर्माण है वो करवाया गया था। इसके अलावा आता है झालरा। झालरा है, ये भी जल संरक्षण के लिए एक विधि है। इसके अलावा होता है कुई, या इसी को कहा जाता है बेरी। ये सारे के सारे क्या है? जल संरक्षण की तकनीकें हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो बी ऑप्शन आपका जल प्रबंधन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बेरी, झालरा, टोबा, खड़ीन, ये सब जल संरक्षण से संबंधित है। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण की परंपरागत विधि है? रीट 2012 में पूछा हुआ प्रश्न है, लैब असिस्टेंट में रिपीट हुआ है वापस से। तो बताइए, देखें क्या इसका उत्तर हो जाएगा। तालाब, कुआं, नदी, टांका। तो यहां पर पूछा जा रहा है कि परंपरागत विधि कौन सी है। परंपरागत विधि की बात करें तो साथियों यहां पर उत्तर होगा आपके टांका। क्या उत्तर होगा? टांका है वो परंपरागत विधि माना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान के थार रेगिस्तान क्षेत्र में सामान्यतः के लिए टांका एक परंपरागत तकनीक है। सीईटी ग्रेजुएशन 2024। देखो ये पिछले प्रश्न का ही रिपीट हुआ है। जैसा पिछला प्रश्न है वैसा का वैसा ये रिपीट है, लगभग वो ही प्रश्न समझो। यहाँ पर खालिस्तान भरना है कि कृषि के लिए टांका परंपरागत है, वर्षा जल संग्रहण है, पशुपालन है, कृषि औद्योगिक कार्य प्रणाली। तो क्या उत्तर होगा? वर्षा जल संग्रहण। वर्षा जल संग्रहण के लिए क्या है? टांका एक परंपरागत तकनीक है। और जो बारिश का पानी होता है, वर्षा का जल कह दो या बारिश का पानी कह दो, इसको कौन सा पानी कहते हैं? इसको पालर पानी कहा जाता है। क्या कहते हैं? पालर पानी। ये भी प्रश्न एक बार पूछा गया था, ध्यान रखना। जो बरसात का पानी होता है उसको पालर पानी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, डिग्गी निर्माण क्या है? डिग्गी निर्माण है वो क्या है, ये आपको बताना है। सीनियर सेकेंडरी लेवल 2024 में सीईटी के अंदर पूछा गया। कृषि की एक नई पद्धति है? नहीं है। हथकरघा की एक नई तकनीक है? बिल्कुल नहीं। नहर कमान क्षेत्रों में फसलों और कृषि गतिविधियों के लिए अधिशेष जल को बहाल करने का अभियान है। सिंचाई के लिए पाइपलाइन का निर्माण नहीं है। डिग्गी में क्या होता है कि जो नहरी क्षेत्र है वहां पर अतिरिक्त जल होता है, उसको एक झील के टाइप या उस हिसाब से छोटा रूप उसका बना के उसमें पानी है वो इकट्ठा कर लिया जाता है और फिर आवश्यकता अनुसार उसको उपयोग में लिया जाता है, तो वो आपकी डिग्गी कहलाता है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिए, जैसलमेर जिले में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा शुरू की गई परंपरागत जल संरक्षण की विधि क्या कहलाती है? तो ये हमने अभी बात की थी। जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा कौन सी जो संरक्षण तकनीक है वो शुरू की गई थी? लैब असिस्टेंट में पूछा हुआ, सेकंड ग्रेड और एलएसएम में पूछा हुआ प्रश्न है। तो पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा कौन सी? टांका, खड़ीन, जोहड़, कुंडी। बताइए, देखें कौन सी प्रणाली है वो पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा शुरू की गई थी। तो यहाँ पर साथियों बात करें तो बिल्कुल करेक्ट क्या होगा? खड़ीन। बी ऑप्शन आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। जोहड़ आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? शेखावाटी क्षेत्र में। कच्चे कुएं होते हैं वो जोहड़ कहलाते हैं, ये ध्यान रखना। बाकी सारी है ना, है जल संरक्षण की विधि, लेकिन पालीवाल ब्राह्मण स्पष्ट दे दिया तो यहाँ पर खड़ीन बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। विजिबिलिटी बिल्कुल क्लियर होगी, आवाज विजिबिलिटी कोई दिक्कत नहीं होगी। और तो क्लास को लाइक कर दीजिए फटाफट से। बाकी बढ़ते हैं आगे। राजस्थान के किस जिले में खड़ीन जल संरक्षण की प्रचलित विधि है? तो अभी हम बात करके आए खड़ीन की, पहले भी बात की। आरएस प्री 2025 का प्रश्न है, 2 फरवरी को एग्जाम हुआ था, आपको अगर पता हो तो। उसमें ऐसा प्रश्न पूछा गया। देखो, तो खड़ीन जल संरक्षण है वो किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये आपके जैसलमेर से संबंधित है। और खड़ीन की हमने बात की, किसने निर्माण करवाया? पालीवाल ब्राह्मणों ने। पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा इसका निर्माण है वो करवाया गया था। ठीक है।
पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा इसका निर्माण। कब करवाया गया अगर पूछ ले तो 15वीं सदी, बाकी कोई खास विशेष नहीं है, यह आपको ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। अगला देखो, राजस्थान में मृदा और जल संरक्षण के लिए प्रारंभिक प्रथा है। मृदा और जल संरक्षण के लिए प्रारंभिक प्रथा कौन सी है, ये यहां पर पूछा जा रहा है, बताओ देखें। तो ये बिल्कुल अगर बात करें तो खड़ीन है ना, खड़ीन को मिट्टी और जल दोनों का ये संरक्षण करती है। तो मिट्टी का कैसे करती है, क्योंकि इसका निर्माण है ना वो मिट्टी से होता है। निर्माण किससे होता है, मिट्टी से। इसका निर्माण है मिट्टी से किया जाता है। और मिट्टी से क्या बनाया जाता है, बांध के समान आकृति बनाई जाती है। इसकी बनावट कैसी होती है, बांध के समान इसको जो है निर्माण इसका किया जाता है, बांध के समान। तो ये मिट्टी का भी संरक्षण करती है और जल का संरक्षण भी करती है। तो आपको ध्यान में रखना है, खड़ीन बिल्कुल करेक्ट होगा। ये मिट्टी और जल दोनों का संरक्षण करती है। मिट्टी और जल दोनों का संरक्षण ये करती है, मिट्टी प्लस जल दोनों का संरक्षण। तो ये आपको ध्यान रखना है कि खड़ीन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अन्य से। आगे बढ़ते हैं, बी ऑप्शन आपका उत्तर हो गया। अगला प्रश्न देखो, सीईटी ग्रेजुएशन 2024 का प्रश्न है। लेटेस्ट प्रश्न ज़्यादा शामिल किए जा रहे हैं ताकि आपको इसका पैटर्न है वो कर्मचारी चयन बोर्ड का पता रहे। राजस्थान की चौका प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है। अब चौका प्रणाली होती क्या है, ये आपको ध्यान में रखना है। चौका प्रणाली क्या है, तो चौका प्रणाली भी एक जल संरक्षण की तकनीक है। क्या है, जल संरक्षण तकनीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। जल संरक्षण तकनीक कह दो या जल संरक्षण विधि कह दो, ये एक ही बात है। जल संरक्षण की क्या है, एक विधि है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, जहाँ शुष्क क्षेत्र होते हैं। जहाँ शुष्क क्षेत्रों में इसका उपयोग ज्यादा किया जाता है। उपयोगी शुष्क क्षेत्रों में ज्यादा उपयोगी है। क्या किया जाता है, जल जहां पर कम उपलब्ध होता है वहां जल संसाधनों का प्रबंधन किया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, कम जल की उपलब्धता वाले क्षेत्रों में उपयोगी। ठीक है, ये इसका काम है। जहां पर शुष्क क्षेत्र होते हैं तो पानी कम होगा। पहला ऑप्शन देखो, मधुमक्खी पालकों का सहयोग करना, बिल्कुल नहीं। पशुपालन को बढ़ाना, बिल्कुल नहीं। पानी की कम उपलब्धता वाले क्षेत्रों में पानी के संसाधनों का प्रबंधन करना, यही तो मैंने आपको बताया। तो सी ऑप्शन आपका उत्तर होगा। राजस्थान में भोजन प्रणाली का प्रबंधन करना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, शेखावाटी के अंत्य प्रवाही क्षेत्र में निर्मित कच्चे जल स्रोतों को किस नाम से जाना जाता है। देखो, शेखावाटी क्षेत्र की अगर बात करें तो मैंने पहले अभी एक प्रश्न के अंदर बताया था कि मेरे को ये क्या चीज है। तो शेखावाटी क्षेत्रों में जो कच्चे कुएं होते हैं, कैसे कुएं होते हैं, कच्चे कुएं। और ये कच्चे कुएं किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, आंतरिक प्रवाह क्षेत्र में। हमने नदियों में पढ़ा था आंतरिक प्रवाह क्षेत्र, जिसमें क्या है, नदियां हैं कुछ दूरी तक बहती हैं और फिर विलुप्त हो जाती हैं। ये कच्चे कुएं कहाँ पाए जाते हैं, आंतरिक प्रवाह क्षेत्र में पाए जाते हैं। और ये जो कच्चे कुएं होते हैं ये टांके के समान ही होते हैं, टांके या कुंड के समान होते हैं, कुंड के समान होते हैं, टांके या कुंड के समान होते हैं। कई बार पूछ लिया जाता है कि ये कच्चे कुएं क्या कहलाते हैं, जैसे यहाँ पर पूछा है। तो ये क्या कहलाते हैं, जोहड़ कहा जाता है इनको। क्या कहा जाता है, जोहड़ कहा जाता है। अभी कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं ऐसे पूछ ले तो आपको ध्यान रखना है, शेखावाटी क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, ये आपके किस काम आते हैं, तो ये पेयजल में काम आते हैं, पेयजल हेतु उपयोगी। किसमें उपयोगी, ये पेयजल में उपयोगी है, यानी कि पीने का पानी यहाँ जोहड़ से प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ पर साथियों देखें तो कच्चे जल स्रोतों को क्या कहा जाता है, तो जोहड़, या फिर इनको क्या कहा जाता है, इन्हीं को कहा जाता है नाडा। नाडी तो देखो वहां पर थी जोधपुर में, ये क्या है, नाडा है। तो नाडा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन। नाडा कह दो या इसकी जगह ऑप्शन मिल जाएगा आपको जोहड़। जोहड़ या नाडा एक ही चीज है, डी ऑप्शन आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पिछली क्लासेज अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो वो क्लासें रेगुलर रूप से देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण चीजें आपको
अभ्यास होगा, आपको पता चलेगा कि किस प्रकार के प्रश्न है कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा पूछे जाते हैं। और ये प्रश्न आपके पीटीटी 2023 का प्रश्न है, कर्मचारी चयन बोर्ड का नहीं है, हालांकि इसी टॉपिक से है तो ये इसमें शामिल किया गया है। जोधपुर क्षेत्र में ऊपरी जलाशय या झील के भूमिगत रिसाव जल को एकत्रित करने वाली बावड़ियों को क्या कहा जाता है? अच्छा प्रश्न है, इसलिए इसको शामिल किया गया है, पीटीटी 2023 में पूछा गया। यहाँ का क्या कहा जा रहा है कि ऊपरी जलाशय या झील, मतलब ऊपर क्या बनी है, झील या कोई भी जलाशय बना है, उससे पानी क्या है रिस कर। देखिए यहाँ पर ऐसे अगर बात करें तो ये मान लीजिए कोई ऊपर क्या बना है, झील बनी है, ऊपर क्या बनी है, झील बनी, ये कहाँ बनी है, ये ऊपर बनी है। अब इससे पानी है वो रिस कर ऐसे आएगा नीचे, तो रिस कर अगर पानी अंदर आता है, रिस कर पानी नीचे आता है, तो यहाँ पर इनको एकत्रित करने के लिए यहाँ पर क्या बनाई जाती है, ऐसे सीढ़ीदार बावड़ियाँ बनाई जाती थी, बावड़ियाँ। तो ये रिस कर पानी है वो इसके अंदर आ जाएगा, तो ये क्या है, बावड़ी बना दी। अब ये जो बावड़ी है, इस बावड़ी को किस नाम से जाना जाता है, तो इस बावड़ी को कहा जाता है झालरा। क्या कहा जाता है, झालरा कहा जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। जैसे एग्जाम्पल अगर मैं बात बताऊं आपको, तो अगर आपने कहीं सुना हो तो एक है तूर जी का झालरा। कौन सा झालरा है, तूर जी का झालरा। ये भी आपके, ये जोधपुर क्षेत्र की बात कर रहे हैं, तूर जी का झालरा। इसके अलावा एक आपने नाम सुना होगा, आप क्या कहते हैं उसको, महामंदिर का झालरा। कौन सा झालरा, महामंदिर झालरा। झालरा मतलब झरने के समान पानी आ रहा है इसमें रिस कर, इसलिए ऐसे याद रख लेना झालरा। ये झील या जलाशय के नीचे बनाया जाएगा जिसमें भूमिगत रिसाव जल को एकत्रित किया जाता है। ठीक है, एक झालरा और है जिसका नाम है क्रिया का झालरा। क्या है, क्रिया का झालरा। तो ये झालरा आपको ध्यान में रखना, तूर जी का झालरा पूछ ले या महामंदिर वाला तो आपको याद रह जाएगी, क्योंकि वहां पर वो नाथ संप्रदाय से संबंधित महामंदिर है, जोधपुर में है, मान सिंह ने बनवाया, तरह से याद रह जाएगा। तूर जी वाला झालरा है, ये थोड़ा याद रख लेना पूछा जाए तो आपका उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन, झालरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है राजस्थान के शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पालर पानी शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? रीट L2 2022 का प्रश्न है। देख लो, अब रीट में ऐसा प्रश्न पूछा गया था, जुलाई में एग्जाम हुआ था 2022 के अंदर, तो उसमें यह प्रश्न पूछा गया था। तो ये क्या होता है, ये होता है बारिश का पानी। क्या होता है, बारिश का पानी है वो क्या कहलाता है, पालर पानी कहलाता है। पालर पानी, पालर पानी कहा जाता है, इसको पानी नहीं कहते। ठीक है, तो ये क्या है, वर्षा जल है। डी ऑप्शन यहां पर भी बिल्कुल आपका करेक्ट होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, वर्तमान में राजस्थान में जल की कौन सी समस्या सर्वाधिक चिंताजनक बनती जा रही है? पटवार मेंस 2017 का है। तो पटवार का एग्जाम कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा ही करवाया जाता है, इसलिए इस प्रश्न को शामिल करना जरूरी था। तो यहाँ पर अगर बात करें साथियों, तो उस समय की बात यहाँ पर की जा रही है कि वर्तमान में राजस्थान में जल की कौन सी समस्या सर्वाधिक चिंताजनक बनती जा रही है। तो समस्या तो आज भी वही है। तो यहाँ पर जल का अति विदोहन, जल का बढ़ता प्रदूषण, ये भी समस्या है, ये भी समस्या है। जल की बढ़ती लवणता भी समस्या है। अंध और दूषित क्षेत्रों की बढ़ती संख्या, ये सबसे महत्वपूर्ण कारण है। अंध और दूषित क्षेत्रों की बढ़ती संख्या। अंध और दूषित का मतलब है कि जो है वो पानी रहित हो रहे हैं। कुछ स्थान ऐसे हैं जहां पर ट्यूबवेल वगैरह बनाए गए हैं, तो वहां पर ट्यूबवेलों में पानी खत्म हो रहा है, तो वो अंध और दूषित क्षेत्रों की संख्या बढ़ रही है। भूमिगत जल का अति दोहन के कारण ये समस्या पैदा हो रही है। तो ये सबसे प्रमुख समस्या है, डी ऑप्शन आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, केंद्रीय भूजल प्राधिकरण ने राजस्थान के निम्न में से कौन से प्रशासनिक खंड ब्लॉक्स में भूमिगत जल दोहन पर रोक लगा दी गई है? बिल्कुल ऐसा कई स्थानों पर किया गया है कि आप भूमिगत जल का दोहन नहीं कर सकते, यानी कि ट्यूबवेल वगैरह नहीं बना सकते, वहां पर भूमिगत जल के दोहन पर रोक लगा दी गई है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि भूमिगत जल स्तर है उसमें कमी आ रही है। भूमि जमीन के अंदर जो पानी है उसके स्तर में कमी आ रही है। इसका कारण क्या है, जनसंख्या वृद्धि हो रही है, अंधाधुंध पानी की दोहन हो रहा है। पानी की मतलब सिंचाई के लिए है, पेयजल के लिए है, अलग अलग तरीके से शहरीकरण भी बढ़ रहा है, औद्योगिकरण बढ़ रहा है। तो हर तरह से अगर बात करें
तो आपके पानी का अति दोहन हो रहा है, जिसके कारण भूमिगत जल है वो कम हो रहा है। तो पटवार प्री 2016 में पूछा गया, ग्राम सेवक और हॉस्टल, जिसको आप वीडियो कहते हैं, वो ग्राम सेवक और हॉस्टल वार्ड कंबाइंड पेपर होता था, उसमें ये पूछा गया। तो ये आपके कौन से हैं? तो यहां पर भी आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर होगा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन कौन से ब्लॉक्स हैं जिसमें आपके भूमिगत जल के दोहन पर रोक लगा दी गई है? बहरोड हो गया, बीनमाल हो गया, बीनमाल जालौर में, बहरोड कोटपुतली, सूरजगढ़ हो गया झुंझुनू का, दौंड सीकर का, श्री माधोपुर झुंझुनू का, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर रोक लगाई गई है। राजस्थान की कुब्बड़ पट्टी कहाँ है? तो ये तो भाई कई एग्जाम में पूछा गया, हमारे पास जो पेपर था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर नाम डाल दिया गया, बाकी ये कई एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। कुब्बड़ पट्टी कहाँ है? तो कुब्बड़ पट्टी की बात करें तो कुब्बड़ पट्टी है क्या? कुब्बड़ पट्टी, तो कुब्बड़ पट्टी की साथियों बात की जाए तो कुब्बड़ पट्टी महत्वपूर्ण है, प्रश्न पूछा जाता है। ये आपके, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये आपके कहाँ कहाँ पर है, ठीक है, कहाँ कहाँ पर है। तो ये आपके नागौर से स्टार्ट है, फिर आपके डीडवाना कुचामन, अभी जो नया जिला बना वो भी इसमें शामिल है, डीडवाना कुचामन, ब्यावर है, ब्यावर हो गया, केकड़ी, इनसे होते हुए अजमेर तक। कहाँ तक? अजमेर तक। नागौर से अजमेर तक ये जल पट्टी है। क्या है? जल पट्टी है। इसी को क्या कहते हैं? ये जल पट्टी है। यहाँ पर जो पानी है ना, उसमें फ्लोराइड की मात्रा है वो ज्यादा है। क्या है? फ्लोराइड की अधिकता है। यहाँ पर क्या है? फ्लोराइड की अधिकता है, जिसके कारण इसको क्या कहते हैं? कुब्बड़ पट्टी क्या कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो पानी पीते हैं ये वाला, उन्हें कुब्बड़ निकल जाती है लोगों के। ठीक है, जो सर्वाधिक प्रभावित है वो आपके नागौर है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर इसको क्या क्या नाम दिए जाते हैं ये आपको ध्यान रखना है। कुब्बड़ पट्टी तो इसमें आ ही गया। इसके अलावा इसको कहा जाता है बांका पट्टी। बांका मतलब टेढ़ा बनाया जाता है, बांका पट्टी। इसी को कहा जाता है हॉन्च बेल्ट। क्या कहते हैं? हॉन्च बेल्ट भी इसी को कहा जाता है, ध्यान रखना। इसके लिए आपके जो है एक कंपनी है जायका। कौन सी कंपनी है? जायका। ये कंपनी है कहाँ की है? जापान की। इसके सहयोग से यहाँ पर एक परियोजना चलाई जा रही है और इस परियोजना के तहत है इस फ्लोराइड की मात्रा को कम करने का प्रयास किया जा रहा है। और जो फ्लोराइड की मात्रा है उस कम करने के लिए जो पद्धति काम में ली जाती है उस पद्धति को क्या कहते हैं? नालगुड़ा पद्धति कहते हैं। नालगुड़ा पद्धति का नाम क्या? नालगुड़ा पद्धति। ठीक है, थोड़ा ये ध्यान में रखना। तो ये आपके नागौर से अजमेर तक है, ध्यान रखें। डी ऑप्शन यहां पर भी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान में निम्न में से कौन सा सिंचाई स्रोत कुल सिंचित क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान रखता है? अब देखो ये जल संरक्षण तो हो गई है, जल संरक्षण के बाद अब सिंचाई के प्रश्न लगभग शुरू हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लैब असिस्टेंट 2022 वनपाल 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है। यहाँ पर आप बताना है कि सर्वाधिक योगदान किसका है सिंचित क्षेत्र में। कुल जितनी भी सिंचाई होती है उसमें सर्वाधिक सिंचाई किससे होती है? तो साथियों ध्यान रखना, सिंचाई के साधन अलग अलग हैं हमारे यहाँ पर, और यहाँ पर जो आपके सर्वाधिक सिंचाई है वो कुएं और नलकूप से होती है। आपके लिए एक प्रश्न छोड़ रहा हूं मैं कि थार का घड़ा कहां पर स्थित है? पहला तो है कहां पर है ये बताना है, और किसे कहते हैं, किसे कहते हैं। ये दोनों प्रश्नों का उत्तर आपको कमेंट करना है। देखते हैं कौन कौन ईमानदारी से तैयारी कर रहा है। राजस्थान में नहर सिंचाई में किस जिले का प्रथम स्थान है? नहरों से सिंचाई में किस जिले का प्रथम स्थान है? ईओआरओ 2023 में जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था। नहरों से सिंचाई है वो सर्वाधिक कहां पर होती है ये आपको बताना है, सर्वाधिक नहरों से सिंचाई। तो साथियों आपको पता है कि उदयपुर में कोई मतलब वो नहर वाला सिस्टम नहीं है। सर्वाधिक सिंचाई कहाँ होती है नहर वाला? श्री गंगानगर में। श्री गंगानगर में नहर से सर्वाधिक सिंचाई होती है, ये आपको ध्यान में रखना है।
लगभग 24% सिंचाई है यहाँ पर नहर से होती है। ठीक है, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, भारत की सबसे लंबी मानव निर्मित नहर कौन सी है? स्टेनोग्राफर 2024 का प्रश्न है, लेटेस्ट है बिल्कुल। भारत की मानव निर्मित सबसे लंबी नहर कौन सी? तो मानव निर्मित सबसे लंबी नहर की बात करें तो बच्चा बच्चा जानता है, क्या है? इंदिरा गांधी नहर। अब अपन आज है मुख्य रूप से इंदिरा गांधी नहर के बारे में बात करेंगे। तो कुछ बातें यहां बताता हूं, कुछ फिर आगे मैं बताऊंगा आपको। तो इंदिरा गांधी नहर आपने पढ़ रखी होगी, अच्छे से पढ़ रखी होगी, लेकिन फिर भी मैं रिवीजन है आपको करवाऊंगा। इंदिरा गांधी नहर परियोजना शॉर्ट में कहते हैं इंदिरा गांधी नहर परियोजना, IGNP। IGNP की बात करें तो इसका सर्वप्रथम है वो कंवर सेन नाम का व्यक्ति था, जिसको आपको ध्यान में रखना है। कंवर सेन ने 1948 के अंदर, कंवर सेन ने 1948 के अंदर इसकी कल्पना की थी। कल्पना की किसने? कंवर सेन ने। तो कंवर सेन के दिमाग की उपज है ये इंदिरा गांधी नहर। इनकी एक पुस्तक है और उस पुस्तक का नाम है बीकानेर रियासत में पानी की आवश्यकता। क्या पुस्तक है? बीकानेर रियासत में पानी की आवश्यकता। ये जो पुस्तक है, इस पुस्तक में इसका उल्लेख किया गया। किसका? इंदिरा गांधी नहर का। ठीक है, तो ये छोटी सी बात मैंने यहां पर बताई, और आगे हम बात करेंगे इंदिरा गांधी नहर से संबंधित। देखिए, इंदिरा गांधी निम्नलिखित में से किस नहर का आरंभिक नाम राजस्थान नहर था? पशु परिचय 2024 में पूछा हुआ प्रश्न है। किस नहर का आरंभिक नाम है वो राजस्थान नहर था, ये पूछा जा रहा है। तो किसका नाम था भाई? वही इंदिरा गांधी नहर है। तो फिर इंदिरा IGNP लिख रहा हूं शॉर्ट में। यहां पर थोड़ा रिवीजन और करते हैं, एक स्लाइड पे तो पूरा नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके करेंगे। तो सबसे पहले तो बात करते हैं इसके उद्गम की, कि ये आती कहां से है। तो ये आती है हरी के बैराज से। कहां पर? हरी के बांध लिख दो या हरी के बैराज लिख दो। अब ये जो हरी के बैराज है वो कौन सी नदियों पर है? तो ये आपके हैं सतलज और व्यास। सतलज और व्यास नदी पर है, बना हुआ है हरी के बैराज, यहां से ये उद्गम होता है। 31 मार्च, कौन सा मार्च? 31 मार्च 1958 को इसका शिलान्यास हुआ। क्या हुआ? शिलान्यास हुआ। 1958 को इसका क्या हुआ? शिलान्यास हुआ। ये आपको ध्यान रखना है। फिर शिलान्यास है, जब शिलान्यास हुआ था ना, तो उस समय इसका नाम क्या था? राजस्थान नहर ही था। उस समय इसका नाम था राजस्थान नहर। फिर बात आती है 2 नवंबर 1984 की। 2 नवंबर 1984 को इसका नाम है इंदिरा गांधी नहर कर दिया गया। इंदिरा गांधी नहर, इसका नाम है इंदिरा गांधी नहर। कब किया गया? 1984 में किया गया। ये आपको ध्यान रखना है। और ये किसने किया? इसका नाम गोविंद वल्लभ पंत, जो उस समय केंद्रीय गृह मंत्री थे, इन्होंने इसका नाम यहाँ पर बदल दिया। तो ये इसके शिलान्यास और नामकरण से संबंधित हुई। इसकी जो है राजस्थान में इसका प्रवेश मसीता वाली हेड से होता है और अंतिम बिंदु इसका गडरा रोड है। अगली स्लाइड पे इसकी बात करेंगे। यहां पर पूछा जा रहा है इंदिरा गांधी नहर का प्रारंभिक बिंदु किस राज्य में है? CET ग्रेजुएशन 2024 में पूछा गया। तो थोड़ा सा मैं पहले बता देता हूं आपको इसके बारे में, IGNP के बारे में। तो राजस्थान में प्रवेश, बात करते हैं राजस्थान में प्रवेश की बात करते हैं। तो राजस्थान में प्रवेश यहाँ कहां से करती है? मसीता वाली हेड से। मसीता वाली हेड से ये प्रवेश करती है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसका अंतिम
बिंदु। अंतिम बिंदु अगर आपसे पूछ ले तो अंतिम बिंदु है गडरा रोड, बाड़मेर। कहां पर है? गडरा रोड, बाड़मेर इसका अंतिम बिंदु है, ये आपको ध्यान रखना है। मसीता वाली एड कहाँ है? हनुमानगढ़। कहां पर है? हनुमानगढ़, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और इसकी जो लिफ्ट नहरें हैं वो कितनी हैं? लिफ्ट नहरें हैं 7। इसी के साथ इसकी शाखाएं कितनी हैं? तो शाखाएं इसकी है 9। 7 लिफ्ट नहरें हैं और 9 इसकी क्या है? शाखाएं हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसको राजस्थान की क्या कहते हैं? मरुगंगा इसको कहा जाता है। राजस्थान की क्या कहते हैं? मरुगंगा कहते हैं। इसको राजस्थान की जीवन रेखा भी कहा जाता है, ध्यान रखना। ठीक है, और इसका संभागीय मुख्यालय आपसे पूछ ले कि इसके आईजीएनपी का जो संचालन है वो कहाँ से होता है, तो इसका संभागीय स्तर पर मुख्यालय है वो कहाँ पर है? जयपुर में। मुख्यालय कहाँ है? जयपुर में। तो पूछ रहा है कि प्रारंभिक बिंदु किस राज्य में है? इंदिरा गांधी नहर का प्रारंभिक बिंदु किस राज्य के अंदर है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बताइए कहां पर है? तो ये आपके कहां पर हो जाएगा? पंजाब के अंदर। कहां पर है? पंजाब के अंदर है, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने है, राजस्थान में किस क्षेत्र को इंदिरा गांधी नहर से पानी का लाभ मिलता है? इंदिरा गांधी नहर से लाभान्वित जिले मैं बता देता हूं यहां पर आपके लाभान्वित जिले। तो लाभान्वित जिलों की अगर बात करें तो आप ध्यान रखना कि लाभान्वित जिले सबसे पहले तो आपके हनुमानगढ़ आता ही है। हनुमानगढ़ के बाद आता है गंगानगर। कौन सा आता है? गंगानगर। गंगानगर के बाद में आता है आपके बीकानेर। गंगानगर के बाद कौन आता है? बीकानेर। बीकानेर के बाद आता है जैसलमेर, चूरू, बाड़मेर, जोधपुर। कौन सा है वो लाभान्वित जिला है, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो इसकी बात हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है ना, ध्यान रखना। जोधपुर हो गया। इसके अलावा अगर बात करें तो आपके फलोदी, ये सारे के सारे लाभान्वित हैं। इसके अलावा कुछ प्रस्तावित भी है, जैसे बात करें सिक्कर और नागौर, इनको भी इसका लाभ पहुंचाने का प्रयास है वो किया जा रहा है, सिक्कर और नागौर को भी। तो यहाँ पर चूरू को लाभ मिल रहा है, जैसलमेर को मिल रहा है, जोधपुर को मिल रहा है। किसको लाभ नहीं मिल रहा है? अजमेर इसमें शामिल नहीं है। तो क्या होगा? ए बी सी होगा। ए बी सी आपके किस में है? बी ऑप्शन में। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब लगभग लगभग आईजीएनपी है, उसकी शाखाएं और आपके लिफ्ट नहरें बची है, बाकी चीजें मैंने बता दी आपको। इंदिरा गांधी नहर राजस्थान में किस जिले में समाप्त होती है? सीईटी में पूछा हुआ है किस जिले में समाप्त होती है, तो देखो बताओ, ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताओ किस जिले में समाप्त होती है। यहाँ पर ऑप्शन ही नहीं है बाड़मेर का, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? जैसलमेर हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी अंतिम बिंदु है, मैंने बताया गडरा रोड क्या है? बाड़मेर है। आगे देखो, निम्न में से कौन सा इंदिरा गांधी नहर परियोजना का प्रस्तावित लाभान्वित जिला नहीं है? प्रस्तावित जिले कौन कौन से मैंने अभी बताया आपको, कौन कौन से? नागौर और सिक्कर। नागौर और सिक्कर प्रस्तावित है। तो यहाँ पर जोधपुर तो पहले से लाभान्वित है, सिक्कर और नागौर है प्रस्तावित है, तो पाली इसमें शामिल नहीं है। सी ऑप्शन आपका उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। ये भी सीईटी 2023 का प्रश्न है। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम किस बांध से होता है? तो हमने बात की हरि के बांध से होता है। किस बांध से होता है? हरि के बांध से होता है। बिल्कुल ही सिंपल सा प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के प्रथम चरण में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं था? प्रथम चरण में शुरुआत किधर से हुई? हनुमानगढ़ से हुई, तो हनुमानगढ़ शामिल था। और गंगानगर, बीकानेर, ये तो तीनों एक ही जगह के हैं, ये तीनों शामिल थे। कौन सा शामिल नहीं था? बाड़मेर शामिल नहीं था। सीईटी 2024 में पूछा हुआ है। तो जिधर से शुरुआत हुई उधर वाले तो शामिल होंगे ही, बाकी के शामिल नहीं थे। अगला प्रश्न देखो, इंदिरा गांधी नहर इनमें से किस जिले से नहीं गुजरती है? इंदिरा गांधी नहर बाड़मेर है, बीकानेर है, जोधपुर है, सीकर में नहीं है। सीकर अभी क्या है? प्रस्तावित है।
सीकर प्रस्तावित है, इसमें लाभान्वित नहीं है, तो डी ऑप्शन आपका उत्तर हो जाएगा। फॉरेस्ट गार्ड का प्रश्न है। आगे देखो, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का विचार किसके दिमाग की उपज है? शुरू में मैंने बताया था, एलडीसी 2018 में पूछा हुआ है किसके दिमाग की उपज है, तो ये आपके कंवर सेन के दिमाग की उपज है। कब की उपज है? तो ये 1948 की बात है। इनकी बुक का नाम क्या था? बीकानेर रियासत में पानी की आवश्यकता, और इन्होंने बताया था। आगे देखिए, इंदिरा गांधी नहर निम्न में से किन नदियों पर बनाई गई है? इंदिरा गांधी नहर किन नदियों पर बनाई गई है? तो इंदिरा गांधी नहर कहाँ से आती? हरिके बैराज से आती, हरिके बैराज से आती है। और हरिके बैराज कौन सी नदियों पर बना है? आपके व्यास और सतलज, व्यास प्लस सतलज नदी पर बना है। तो व्यास और सतलज आपका डी ऑप्शन है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए। आगे देखिए, इंदिरा गांधी मुख्य नहर की लंबाई कितनी है? इंदिरा गांधी मुख्य नहर की लंबाई कितनी है, ये आपको बताना है। बताओ देखें, मुख्य नहर की लंबाई कितनी है? कुल लंबाई अगर आपसे पूछ ले, कुल लंबाई, भाई कुल लंबाई की अगर बात करें तो कुल लंबाई तो बहुत ज़्यादा है इसकी, 649 किलोमीटर है। और मुख्य नहर की बात करें, मुख्य नहर अगर आपसे पूछे कि मुख्य नहर की बात करें, तो मुख्य नहर आपके 445 किलोमीटर है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 445 किलोमीटर है, तो बी ऑप्शन आपका उत्तर हो जाएगा। देखो, 826 क्या है? 869 किलोमीटर क्या है? ये उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम वाली दूरी दे दी यहाँ पर राजस्थान की। बताओ देखें, इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान के निम्न में से किस भौगोलिक क्षेत्र में स्थित है? पशु परिचर और सीईटी दोनों में ही पूछा हुआ प्रश्न है। तो पूरी मैदान में है क्या? नहीं है, इसमें भी नहीं है, अरावली क्षेत्र में भी नहीं है। कौन सा बचा? पश्चिमी मरुस्थलीय मैदानी क्षेत्र की है, सी ऑप्शन उत्तर हो जाएगा। अगला देखो, प्रथम चरण में कौन सा जिला इंदिरा गांधी नहर परियोजना का हिस्सा नहीं था? फिर से पूछा, एलडीसी 2024 का प्रश्न है, लेटेस्ट है एकदम। तो बताओ भाई कौन सा है? तो गंगानगर प्रथम चरण का पूछा जा रहा है, तो गंगानगर तो था ही प्रथम चरण में। प्रथम चरण में गंगानगर तो था ही, बीकानेर भी था, हनुमानगढ़ भी था, ये तो तीनों एक ही जगह है। तो आपके कौन सा बचा? जोधपुर, यहाँ पर नहीं। देखो रिपीट हुआ ना प्रश्न, पहले भी ऐसा प्रश्न आया था, तो ये ऐसे रिपीट होता है प्रश्न। अगला है, कंवर सेन द्वारा राजस्थान नहर की शुरुआत की गई। रीट मेंस 2023 में पूछा गया L1 में, तो कंवर सेन के द्वारा राजस्थान नहर की शुरुआत कब की गई, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 1948 में कंवर सेन ने इसकी परिकल्पना की थी। बीकानेर रियासत में पानी की आवश्यकता नाम से पुस्तक थी उसमें, तो ये कंवर सेन के दिमाग की उपज मानी जाती है। अगला प्रश्न देखिए, इंदिरा गांधी नहर तक विस्तृत की गई। इंदिरा गांधी नहर कहाँ तक विस्तृत की गई, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इंदिरा गांधी नहर है वो कहाँ तक विस्तृत है, वो की गई, आपको बताना है। तो इंदिरा गांधी नहर कहाँ तक विस्तृत की गई, बताओ देखें फटाफट से। इंदिरा गांधी नहर है वो कहाँ तक विस्तृत की गई, तो बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा गडरा रोड। और गडरा रोड कहाँ है, मैंने आपको बताया था। देखो, इसके प्रथम चरण में थोड़ा मैं बता देता हूँ। प्रथम चरण की बात करें तो गंगानगर था, गंगानगर प्लस हनुमानगढ़ प्लस बीकानेर, ये 3 जिले थे। और सेकंड चरण की बात करें तो सेकंड चरण आपके जैसलमेर, जैसलमेर में कहा, मोहनगढ़ तक था। ठीक है, फिर वर्तमान की अगर बात करें तो वर्तमान में ये इसका विस्तार है वो कहाँ तक किया गया है, गडरा रोड बाड़मेर तक इसका विस्तार किया गया है। और इस गडरा रोड बाड़मेर को क्या कहा जाता है? 0 पॉइंट कहा जाता है। क्या कहते हैं? 0 पॉइंट कहा जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, 0 पॉइंट ध्यान रखना। तो गडरा रोड कहाँ हो जाएगा? बाड़मेर, सी डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। आगे देखिए, इंदिरा गांधी फीडर राजस्थान फीडर की लंबाई कितनी है? लैब असिस्टेंट 2022 में पूछा गया प्रश्न है, राजस्थान फीडर की लंबाई कितनी है? तो यहाँ पर देखिए, राजस्थान फीडर की अगर लंबाई की बात करें तो ये आपको बताना है राजस्थान फीडर की लंबाई कितनी है यहाँ पर। तो राजस्थान फीडर की लंबाई 204 किलोमीटर है। कितनी है? 204 किलोमीटर है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। राजस्थान फीडर की लंबाई 204 किलोमीटर। अगला प्रश्न देखो, इंदिरा गांधी नहर कमांड क्षेत्र में भू प्रदूषण का मूल कारण क्या है? भू प्रदूषण का कारण पहले से 2016 का प्रश्न है। बताओ देखें, भू प्रदूषण का क्या कारण है? तो भू प्रदूषण की कारण बात करें, मिट्टी की लवणीयता, क्षारीयता, मिट्टी का अपरदन, विघटित जल प्रवाह, प्रदूषित भूजल।
बताओ देखें क्या कारण है इसमें। तो सबसे बड़ा कारण है इसका क्या, मिट्टी की लवणीयता और क्षारीयता। मिट्टी की लवणीयता और क्षारीयता से इंदिरा गांधी नहर का मान क्षेत्र है वो प्रभावित होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है एक, कि इस मिट्टी की अम्लीयता या क्षारीयता है इसको दूर कैसे किया जाता है। तो इसके लिए आपके रॉक फॉस्फेट काम में लिया जाता है। रॉक फॉस्फेट, रॉक फॉस्फेट का उपयोग किस में होता है, अम्लीयता को दूर करने में। अम्लीयता को दूर करने में इसका उपयोग होता है। ठीक है, रॉक फॉस्फेट का उपयोग किया जाता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान की पहली नहर सिंचाई परियोजना किसे माना जाता है, पहली नहर सिंचाई परियोजना। अरे यार, पहली नहर सिंचाई परियोजना है वो किसे माना जाता है, ये आपको बताना है। गुड़गांव नहर परियोजना, गंग नहर परियोजना, इंदिरा गांधी भाखड़ा नांगल। तो बताइए देखें। तो राजस्थान की पहली नहर सिंचाई परियोजना है वो गंग नहर को माना जाता है। प्री डीएलएड में पूछा हुआ प्रश्न है, ध्यान रखना। गंग नहर राज्य की प्रथम सिंचाई परियोजना है और इसका प्रारूप है कंवर सेन के द्वारा तैयार किया गया और महाराजा गंगा सिंह के द्वारा इसका निर्माण है किया गया था, ये आपको ध्यान में रखना है। और गंग नहर की बात करें तो इसका उद्गम कहाँ से होता है, इसका उद्गम है वो कहाँ से होता है, तो इसका उद्गम होता है फिरोजपुर से। कहाँ से, फिरोजपुर से इसका उद्गम होता है। फिरोजपुर कहाँ है, पंजाब में है। और कहाँ से, हुसैनी वाला से। कहाँ से, हुसैनी वाला से इसका उद्गम होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और नदी कौन सी, तो नदी पूछ ले तो नदी वही है सतलज नदी। सतलज नदी से इसका उद्गम होता है, ध्यान रखें। ठीक है, तो ये प्रथम गंग नहर परियोजना थी, राजस्थान की प्रथम सिंचाई नहर परियोजना। राजस्थान का धान्यागार कहा जाने वाला क्षेत्र सिंचाई के लिए पानी कहाँ से लेता है। राजस्थान का धान्यागार किसको कहते हैं भाई, राजस्थान का धान्यागार किसको कहते हैं, तो राजस्थान का धान्यागार कहा जाता है आपके गंगानगर को। ठीक है, गंगानगर हनुमानगढ़ वाला क्षेत्र है, यही धान्यागार कहलाता है। और यहाँ पर है वो पानी कहाँ से मिलता है, तो यहाँ पर पानी मिलता है गंग नहर से। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, गंग नहर बिल्कुल करेक्ट उत्तर होगा आपके। अगला प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न देखिए, निम्नांकित में से राजस्थान की कौन सी सिंचाई परियोजना सबसे पुरानी है। सबसे पुरानी सिंचाई परियोजना कौन सी है, बताओ देखें। तो बिल्कुल जो प्रथम है वो सबसे पुरानी है, गंग नहर परियोजना, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कैसी लगी आज की क्लास, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अपने सुझाव, अपने विचार और एक प्यारा सा इमोजी जरूर भेजिए कमेंट सेक्शन में। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच। टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, पीडीएफ वगैरह वहां पर आपको मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच।